नमस्कार, मैं रंजू चौधरी अपने आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे कई मित्रों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम आप जो आप ऐसे बता रही हैं वो बेहतर होता कि आप बोर्ड पे बताती। तो मैं अपने उन मित्रों को बता दूं कि मेरे पास अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों का साथ यूं ही बना रहेगा तो मैं बहुत जल्द ही बोर्ड भी खरीद लूंगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य। इसकी एक रोचक कहानी है, उसके विषय में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वो रोचक कहानी है जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की प्रेम कहानी, तथा हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस प्रकार जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा के प्रेम में पड़कर जो राजतंत्र को पुनः स्थापित कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीपों का मतलब है यहाँ पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों के बीच जो भूमध्य सागर है वहां पे स्थित छोटा सा एक देश था जिसे हम इटली कहते हैं। इटली की ही राजधानी रोम है। ये वहीं की कहानी है। तो 1209 ईसा पूर्व की उस वक्त रोम में नई नई गणतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। रोम की 2 प्राचीन जातियां थीं, पटेशियन और प्लेबियन जाति। पटेशियन जाति जो थी उच्च वर्ग की जाति थी और प्लेबियन जो जाति थी वो निम्न वर्ग की जाति थी। आपने देखा होगा, चाहे आधुनिक काल हो या मध्यकाल हो या प्राचीन काल हो या प्राग ऐतिहासिक काल हो या कहानी इंसानों की हो या जानवरों की हो, हमेशा से उच्च वर्ग निम्न वर्ग को सताता आया है। जिस प्रकार समुद्र की बात करें तो बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा से निगलती आई है, उसी प्रकार रोम में भी उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग को सताए जाने की प्राचीन कहानी रही है। जो पटेशियन है प्लेबियन लोगों पर हमेशा से अत्याचार करते रहे। हालांकि वहां पे गणतंत्र की शुरुआत 509 ईस्वी में ही हो गई थी, किंतु वह गणतंत्र भी एक नाम मात्र का ही गणतंत्र था। वहां की व्यवस्थाएं सीनेट निर्धारित करती थी और सीनेट के सभी सदस्य जो थे वह उच्च वर्ग के लोगों से ही चुन के आते थे। अगर वाकई वहां पे गणतंत्र था तो क्या उसमें निम्न वर्ग के लोगों का भी कुछ पद तो मिलाना चाहिए था ना। सीनेट के अंदर कुछ निम्न वर्ग के लोगों का भी पद ग्रहण उसमें देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। सीनेट में केवल और केवल उच्च वर्ग के लोग ही शामिल थे। वो ऐसे नियम बनाते थे जो सिर्फ पटेशियन को ही फायदा देते थे और निम्न वर्गों का शोषण होता रहता था। कई बार निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में संघर्ष की कहानी आम बात थी। कई बार नियम कानून बनाए जाते थे सीनेट द्वारा, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र थे, कागजों पे बनते थे और वह उस वक्त के लोगों पे लागू नहीं हो पाते थे। कानून बनाए भी जाते थे, कानून बदले भी जाते थे और निम्न वर्ग की स्थिति जस की तस रह जाती थी। तो ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। शोषित प्लेबियन विरोध प्रदर्शन करते रहते थे। ये शोषित प्लेबियन कोई सैनिक नहीं थे जिसे विरोध या युद्ध करने पर वेतन मिल सके। ये आम किसान थे, आम सेवक थे। ये अपना काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन करने जाते थे और उस प्रदर्शन में हानि बहुत उठानी पड़ती थी, जैसे कि खेती छूट जाती थी, काम छूट जाते थे और उनका हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ता था। कई बार भुखमरी की स्थिति भी आ जाती थी। ऐसी स्थिति में वे कर्ज लेते थे और किससे लेते थे तो पटेशियन से ही लेते थे। वह कर्ज लेने के लिए उसी उच्च वर्ग के पास जाते थे जिसके खिलाफ वो खड़े होते थे। पटेशियन लोग भी उन्हें कर्ज दे दिया करते थे, लेकिन वो कर्ज किस उम्मीद से देते थे, किस मंसूबे से देते थे, ये शायद प्लेबियन लोग नहीं जानते थे। कई बार उनके चुंगल में प्लेबियन लोग फंस जाते थे और कर्ज ले ही लेते थे और कर्ज लेने ना चुकाने के कारण प्लेबियनों को अपने जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था। और जो पटेशियन थे, जिस मंसूबे से वो उन्हें कर्ज देते थे उसी मंसूबों को पूरा करने के लिए वो उनसे उनका जमीन भी छीन लेते थे। जिस एक समय ऐसा था कि कम से कम किसान के पास भूमि हुआ करती थी,
इन कर्ज लेने के बाद वह भूमिहीन हो जाते थे। अब उनके पास अपनी भूमि भी नहीं होती थी। तो इस तरह का शोषण कई बार चलता रहता था। जब किसी भी घटना, किसी भी शोषण का एक अंत का समय आता है, तो रोम के शोषण के लिए भी एक अंत का समय निश्चित किया गया और 2 ग्रेगर्स ब्रदर ने विरोध किया। जब 2 ग्रेगर्स ब्रदर ने विरोध प्रदर्शन किया तो उसने कुछ मांगे रखी। वो मांगे थी, जो जमीन प्लेबियन द्वारा हड़पा गया था वो जमीन किसानों को पुनः लौटा दिया जाए। सूखे की स्थिति में प्लेबियनों द्वारा, तो ग्रेगर्स ब्रदर्स की दूसरी मांग यह थी कि भूखमरी के समय में जिस पटेशनों के पास 3 एकड़ से अधिक भूमि हो या धन संपदा अधिक हो, तो वे मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था प्लेबियनों के लिए करें, अर्थात उन्हें अन्न मुहैया करें। ये कोई बड़ी मांगे नहीं थी। फिर भी वहां के पटेशियनों ने इन ग्रेगर्स ब्रदरों की बात नहीं मानी और उनके इस विद्रोह को कुचलने के लिए उसे सूली पर लटका दिया गया, अर्थात उसकी हत्या कर दी गई। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार भारत में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था। जब 1857 का वह आंदोलन हुआ, वह विद्रोह हुआ, भले ही वह विद्रोह कुचला गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्ति जरूर कमजोर हो गई। उसी प्रकार अब जो सीनेट द्वारा, जो पटेशनों द्वारा पूर्ण शासन उनके नियंत्रण में था, तब उनसे शासन निकलकर अब वहां पे सेनापति नियुक्त किए गए। यह सेनापति इसलिए नियुक्त किए गए थे क्योंकि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो सके। वो 3 मुख्य सेनापति थे, क्रेकर्स, पोम्पी और जूलियस सीजर। क्रेसर जो था वह अति धनवान था, पोम्पी जो था वह ज्ञानी था, लेकिन यह जूलियस सीजर जो है वह बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। यानी उसके पास बहुत सारे गुण थे। वो एक अच्छा वक्ता भी था, वह अच्छा राइटर भी था, वो बहुत अच्छा साहित्यकार था, बहुत अच्छा चित्रकार था और वो महत्वाकांक्षी भी था। उसे शासन और सत्ता की बागडोर संभालने भी आती थी, उसे नेतृत्व आता था। तो अब शासन को संभालने के लिए जब 3 सेनापति नियुक्त किए गए और इन्हें इसकी नियुक्ति भी इसी कारण से हुई थी कि रोम में फिर कभी इस तरह का विद्रोह कभी नहीं हो। तो ये थे उस वक्त के रोम के प्रमुख 3 सेनापति। तो अब दूसरी कहानी यहां स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्लैडिएटर्स की। ग्लैडिएटर्स, अब आप कहेंगे ये ग्लैडिएटर्स क्या है? ग्लैडिएटर्स उन रोम के पहलवानों को कहा जाता था जो गुलाम थे। रोम में गुलामों की संख्या अत्यधिक थी। उन गुलामों से पहलवानी का खेल कराया जाता था और उसे ग्लैडिएटर का नाम दिया गया। ग्लैडिएटर वैसे पहलवान थे जो गुलाम थे और उनकी ये पहलवानी देखी जाती थी एक अखाड़े में, और उस अखाड़े का नाम था कोलोजियम। हाँ जी हाँ, ये वही कोलोजियम है जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आपने कई हिस्ट्री के बुक में देखे होंगे कि एक टूटा हुआ एक अखाड़े की तरह ये कोलोजियम है, और उस कोलोजियम में 45,000 लोग बैठ के वो खेल देखा करते थे। जरा सोच के देखिए, इतना बड़ा स्टेडियम है जिसमें 45,000 लोग शामिल हो रहे हैं। ये 45,000 पटेशियन थे जो ग्लैडिएटर का युद्ध देखने वहां पे आते थे। अगर हम आम पहलवानी की बात करें तो लोग शौक से उस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, लेकिन उस समय कोई शौक से उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होता था, उनकी मजबूरी थी। उन्हें मजबूर किया जाता था कि आप इस प्रतियोगिता में शामिल हों और एक दूसरे की हत्या करें।
वे एक दूसरे से नफरत भी नहीं करते थे, फिर भी वो एक दूसरे की हत्या करने के लिए मजबूर थे। ये एक अलग तरह का शोषण था। ये उन पहलवानों का शोषण था जो जबरदस्ती इस खेल में शामिल होते थे। यह भी सच है कि शोषण ज्यादा दिन तक नहीं होता है। अब बात आ जाती है कि स्पार्टकस की। स्पार्टकस एक ग्लैडिएटर था, एक वह पहलवान था जिसने इसका विरोध किया। एक समय उस अखाड़े में प्रतियोगिता चल रही थी, तभी कुछ ग्लैडिएटर्सों ने विद्रोह प्रदर्शन कर दिया पटिशनों के खिलाफ। इस विद्रोह में सभी ग्लैडिएटर्स अर्थात सभी गुलाम पहलवान शामिल हो गए और इसी विद्रोह को कुचलने के लिए फिर से जूलियस सीजर और पोम्पी मौजूद हो गए। उन्होंने बड़ी ही क्रूरता कहें या अपने ज्ञान के अनुसार या अपनी शक्ति से इस विद्रोह को दबाया और करीबन 6000 विद्रोहियों को AP9 सड़क पर सूली पर लटका दिया। और उसके बाद पोम्पी और जूलियस सीजर एक महान शासक के रूप में उभर कर सामने आया। जूलियस सीजर, खास करके जूलियस सीजर जिसे नेतृत्व करना आता था, जिसके पास जूलियस सीजर जो एक अच्छा वक्ता था, अपने भाषण से, अपने अभिव्यक्ति से लोगों को काफी प्रभावित करता गया और धीरे धीरे करते पूरे रोम पर उसका आधिपत्य होता गया। उसका प्रभाव सीनेट पर भी हो गया। उसका प्रभाव अब सीनेट पे भी चलने लगा और धीरे धीरे करते हुए वह रोम को अपने कब्जे में करता गया। जूलियस सीजर और पोम्पी उभरता हुआ एक सितारा थे। जूलियस सीजर जो पश्चिम की ओर चला गया और पोम्पी जो पूरब की ओर चला गया। पोम्पी अरब, ईरान, इराक और मिस्र पर कब्जा कर चुका था और जूलियस सीजर पूरब की ओर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी की ओर बढ़ा और वहां पे साम्राज्य विस्तार करता चला गया। अब धीरे धीरे जो गणतंत्र था वो राजतंत्र की ओर फिर से अग्रसर हो गया। अब आगे क्या होता है? अब यहां आ जाती है ईर्ष्या की बात। जो एक समय एक मित्र की तरह एक नेतृत्व संभाल रहे थे, अब वही दो मित्र अब एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब वो पोम्पी सीनेट को बरगलाने लगा और उसे जूलियस सीजर के प्रति भड़काने लगा। जब इसकी सूचना जूलियस सीजर को पश्चिमी देशों से मिली, तब उसने पुनः रोम आया और पोम्पी से इस बात का बदला लेना चाहा। पोम्पी को जब ये खबर पहुंची कि जूलियस सीजर मुझे मेरी हत्या के मंसूबे से आ रहा है, तो पोम्पी वहां से भाग खड़ा हुआ और वह भागकर मिस्र चला गया। मिस्र में जूलियस सीजर के कुछ समर्थक थे जिन्होंने पोम्पी की हत्या कर दी और पोम्पी मारा गया। अब देखा जाए तो जूलियस सीजर एक छत्र साम्राज्य का एक शासक के रूप में उभरकर सामने आया। अब जूलियस सीजर का प्रभाव पूरे पूर्वी देश और पश्चिमी देश दोनों तरफ हो गया। जूलियस सीजर जब वो मिस्र पहुंचा और उसे पोम्पी की हत्या की खबर मिली, तब वो बहुत अत्यधिक, जब जूलियस सीजर को पोम्पी की मृत्यु की खबर मिली तो वह अधिक उत्साहित हुआ और अपने आप को बहुत गर्व महसूस करने लगा कि मैं अब एक पूरे रोम का शासक बन चुका हूं। अब आ जाती है उसके जीवन में एक अलग ही बदलाव की, यानी अब उसके जीवन में कुछ मधुर पल आने वाले हैं जो उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व, उसकी भावनाएं को ही बदल कर रख देगा। जूलियस सीजर की मुलाकात मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा से हुई। वह एलेक्जेंड्रिया नाम की जगह पर क्लियोपेट्रा से मिले और उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए
और उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह कर लिया। सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं थी, एक राजकुमारी से उसने विवाह कर लिया। बात यह आ जाती है कि सिर्फ उसने राजकुमारी से ही विवाह नहीं किया, उसने वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर को भी अपनाया। इससे यह पता चलता है जब कोई इंसान किसी के प्रभाव में हो तो उसके सभी गुणों को भी अपना लेता है। उसी प्रकार जूलियस सीजर ने भी क्लियोपेट्रा के सभी गुणों को भी अपनाया, और जहां मिस्र मूर्ति पूजा होती थी वहां आत्म पूजा होती थी, अर्थात वहां के लोग राजा की पूजा करते थे। इससे जूलियस सीजर काफी प्रभावित हुआ और रोम, मिस्र की राजकुमारी और मिस्र की सभ्यता को लेकर के वो रोम चला आया। कुछ समय के बाद उसने स्वयं की मूर्ति बनवाई, मंदिर बनवाया और एक पंडित नियुक्त किया जो उसकी पूजा कर सके। और वहां पर जहां गणतंत्र व्यवस्था था उसे नष्ट करके वहां साम्राज्यवाद स्थापित कर दिया। वहां अब राजतंत्र आ चुका था। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। अब वहां पर राजतंत्र आ चुका है और इस राजतंत्र से कुछ लोग काफी प्रभावित हुए थे। जहां रोम में राजतंत्र स्थापित होने से कुछ लोग प्रभावित हुए तो कुछ लोग उसके विरोध भी हो गए। विरोध में एक समूह था जिसका नेतृत्व करता था ब्रूटस। ब्रूटस ने जूलियस सीजर की फोरम की सीढ़ियों पर छुरा मारकर हत्या कर दी। अब जूलियस सीजर की हत्या हो चुकी है और क्लियोपेट्रा जिसके भरोसे वो रोम आई थी वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। अब आगे की कहानी क्या होती है हम आगे देखते हैं। जूलियस सीजर के राजतंत्र वाली सोच से कुछ तो उससे प्रभावित हुए, लेकिन कुछ समूह उसके विरोधी भी हो गए। एक ऐसा समूह था जो जूलियस सीजर की हत्या के लिए मंसूबे बनाने लगा। उसी में से एक था ब्रूटस। ब्रूटस ने फोरम की सीढ़ी पर जूलियस सीजर की हत्या कर दी। जूलियस सीजर की हत्या के बाद जो क्लियोपेट्रा थी, उसकी पत्नी थी, अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। अब उसके साथ आगे क्या होता है यह जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।